नेक्स्ट हम लोग अब आ गए हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे। और एप्लीकेशन में हमको जो पहला एप्लीकेशन पढ़ना है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए समर सर्किट पढ़ना है। समिंग सर्किट, किस तरह से हम वोल्टेज उसके इनपुट पे देंगे और उस इनपुट पे देने वाले सारे वोल्टेज को वो ऐड करके हमको आउटपुट में देगा। टॉपिक हमारा यहाँ एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ऑप-एम्प एज ए समिंग एम्पलीफायर और समिंग सर्किट। आप देखो यहाँ पे मैंने दो समिंग सर्किट बनाए हैं, एक इन्वर्टिंग के लिए अलग, नॉन इन्वर्टिंग के लिए अलग। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले वाले सर्किट में क्या यूज किया है, 3 इनपुट वोल्टेज यूज किया है, V1, V2, V3 विद द 3 इनपुट रेसिस्टेंस R1, R2 एंड R3। नीचे जो आप रेसिस्टेंस देख रहे हैं RCOMP मींस कंपोजिशन जो है वो एक्चुअली हम लोग इतना रखेंगे ताकि ये हमारे ऑल रेसिस्टेंस जो पैरेलल फॉर्म में है उतना, मतलब ये बहुत ही कम होगा क्योंकि हम सब इसका पैरेलल निकालते हैं और आप जानते हैं पैरेलल में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कम हो जाता है, तो वो रेसिस्टेंस काफी कम होगा, इसलिए वहां पे वोल्टेज ड्रॉप भी हमारा अप्रोक्सीमेटली 0 होगा। दूसरा चीज की जो ओप-एम्प हम कंसीडर करेंगे वो आइडियल कंसीडर करेंगे। इसका मतलब है कि आइडियल ओप-एम्प का जो इनपुट इंपीडेंस होता है वेरी हाई होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक बात और लिख देंगे कि ओप-एम्प इज आइडियल, द ओप-एम्प is ideal, so इसका RI क्या होगा, इनफाइनाइट। यहाँ पे इनपुट इंपीडेंस दोनों के केस में क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो चलिए फर्स्ट के केस में हम लोग यहाँ पे चेक करके देखते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो एक्चुअली सम ऑफ द इनपुट वोल्टेज होगा कि नहीं होगा। तो हम फर्स्ट किसके लिए चेक करेंगे, फर्स्ट इन्वर्टिंग के लिए। हम किसके लिए फर्स्ट चेक करेंगे, फॉर इन्वर्टिंग, फॉर इनवर्टिंग। ठीक है, चलो इन्वर्टिंग के लिए हम चेक करते हैं सबसे पहले। ठीक है, करना क्या है, आपको सर्किट को एनालाइज करना है, सर्किट को एनालाइज करना है। सर्किट को आप एनालाइज करो तो आप क्या देखोगे कि इस सर्किट में मान लेते हैं यहां करंट I1 आ रहा है, ऐसा यहां पे करंट I2 आ रहा है और यहां पे करंट आ रहा है I3। सबसे पहले ये वर्चुअल ग्राउंड है, 0 वोल्ट है, और चूंकि यहाँ कोई भी सोर्स नहीं लगा इसकी वैल्यू बहुत ही कम होगी, तो ये भी हमारा क्या होगा, 0 वोल्ट होगा, और यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो भी क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। तो पॉइंट ए, नोड ए इज एट वर्चुअल ग्राउंड, नोड ए इज एट वर्चुअल ग्राउंड। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज क्या इसमें आपको और समझना है, क्योंकि ये आइडियल है और इसका इनपुट इंपीडेंस वेरी हाई होता है, तो यहाँ पे करंट क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पे करंट क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब है कि ये तीनों करंट यहाँ पर ऐड होकर के कैसे जाएगा, यहां से ये निकल के इधर के तरफ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लिखते हैं कि एज नोड ए इज virtually grounded, so इसके क्रॉस वोल्टेज जो होगा दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0 वोल्ट। वोल्टेज हमारा क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। ठीक है, चलिए अब हम इस नोड के क्रॉस KVL लगाते हैं, इस नोड के क्रॉस इसके क्रॉस KVL लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे करंट मान लिया, इस करंट को हम मान लेते हैं IF, दोनों बराबर ही होगा, बाय डिफॉल्ट दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना, तो हम ये कहेंगे कि अप्लाइंग KVL नहीं KCL अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग KCL एट नोड ए, अप्लाइंग KCL एट नोड ए। क्या बोलता है KCL का स्टेटमेंट कि
नोड के क्रॉस आने वाले करंट का सम बराबर जाने वाले का। तो आने वाला करंट I1 I2 I3 है और जाने वाला करंट IF है, बराबर होगा KCL के हिसाब से I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर IF। जाने वाला तो एक ही करंट है, आने वाला 3 करंट है इस नोड के पास, चेक करके तुम देख लो यहां से। ठीक है, यहां से जाने वाला करंट सिर्फ IF है और आने वाला करंट I1 I2 I3 ये जुड़ जाएगा और किसके बराबर हो जाएगा, IF के बराबर हो जाएगा। चलिए अब करंट हम निकालते हैं। हाउ टू फाइंड द करंट, मैंने बताया आपको करंट निकालने के लिए डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज में किस वोल्टेज को पहले रखेंगे, तो जहां से करंट आ रहा है वो हायर पोटेंशियल होता है। तो I1 के लिए करंट कहां से आ रहा है, V1 से, और कहां को जा रहा है, 0। तो यहां क्या हो जाएगा, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R1। उसी तरह V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R2, V3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R3। ठीक है, सारा करंट कहां को आ रहा है, 0 वोल्ट को आ रहा है। VA हमारा कहां है, 0 है, तो 0 पे आ रहा है। अच्छा, अगर हम IF निकालने की कोशिश करें तो ये किधर से आ रहा है, 0 से आ रहा है और कहां जा रहा है, V0 में। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 0 माइनस V0 डिवाइडेड बाई RF। 0 और RF के बीच में कौन सा रेसिस्टेंस है, RF है, और करंट 0 से आ रहा है तो हायर पोटेंशियल 0 को मानेंगे हम। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। सो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस वन यू विल गेट V0, यहां से V0 निकालो, दिस इज इक्वल टू माइनस RF। ठीक है, एंड इट इज V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3। ठीक है, अब तुम ध्यान दो, ऐड कर दिया ना वोल्टेज को, देख रहे हो, V1 V2 V3 को ऐड कर दिया। तो इफ हम यहाँ एक कंडीशन लेते, इफ मान लो R1 बराबर हो गया R2 के, बराबर हो गया R3 के, और ये सब बराबर हो गया R के, then the output voltage for this case is exactly equal to the sum of the input voltage RF। फीडबैक ये सब बराबर हो गया, LCM लोगे, बाहर निकालोगे तो R हो जाएगा, एंड दिस इज नथिंग बट V1 प्लस V2 प्लस व्हाट V3। तो हम क्या देख रहे हैं कि आउटपुट जो है वो इनपुट वोल्टेज का सम के रूप में मिल रहा है। माइनस साइन ये बताएगा कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या है, इन्वर्टेड फॉर्म में होगा। आउटपुट क्या होगा, इन्वर्टेड फॉर्म में होगा। तो इन दिस वे हम लोगों ने फर्स्ट केस के लिए चेक करके देख लिया कि हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा दैट इज नथिंग बट द सम ऑफ द इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू सम ऑफ द इनपुट वोल्टेज। ठीक है, चलिए इस चीज को आप लोग लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, इसको लिखिए। सेकंड केस के लिए हम लोग फिर देखेंगे, इसके लिए भी आप चेक करके देख सकते हैं, वो ऐड करके निकालेगा। चलिए, तो हो गया होगा, आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम लोग नॉन इन्वर्टिंग के लिए चेक करके देखते हैं। नॉन इन्वर्टिंग, ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग है, दिस इज योर नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग के केस में आप चेक करें, यहां रेसिस्टेंस R होगा, यहां पे रेसिस्टेंस मेरा R होगा। अच्छा, जो वोल्टेज यहां पे है सेम टू सेम वोल्टेज यहां पे हम ड्रॉप कराते हैं। वर्चुअल ग्राउंड नहीं है लेकिन वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली हम बराबर कर देते हैं। यहां का वोल्टेज भी क्या होगा, VA होगा। तो इस VA के पास करंट अगर हम निकालेंगे एट नोड A,
वोल्टेज, वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज इक्वल टू व्हाट, VA। ठीक है, अब देखो नोड ए पे आने वाला करंट कौन होगा, मान लेते I1 I2 I3, यहां से I1 आया, यहां I2 आया, यहां I3 आया, और सब इस टर्मिनल पे आकर के ऐड हो जाएगा और वो जीरो के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ कोई करंट नहीं जाएगा इसके अंदर। यहाँ करंट क्या होगा, जीरो। यहाँ करंट हम लोग क्या दिखाते हैं, जीरो, I इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो नोड ए पे KCL, यूजिंग KCL, ठीक है, I1 कितना हो जाएगा, V1 माइनस VA डिवाइडेड बाई R1। अब यहाँ VA आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज अब कितने के बराबर है, VA के। जीरो मत ले लेना, कंसेप्ट ऑफ जीरो यहाँ पे आता है, ठीक है ना, प्लस V2 माइनस VA डिवाइडेड बाई R2 प्लस V3 माइनस VA डिवाइडेड बाई R3, दिस इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। ठीक है, तो यहां से हम VA निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, VA। ठीक है, चलो निकालते हैं हम लोग VA। तो हमारा हो जाएगा, इसको अलग अलग कर लो, V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3, दिस इज इक्वल टू VA बाई R1, VA बाई R2, VA बाई R3 को उस तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 and it is what, VA. So we are going to find the value of what, VA, and this is equal to V1 by R1, V2 by R2, V3 by R3 whole divided by 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। ठीक है, ऐसा आ गया, ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, VA का वैल्यू। ठीक है ना, ये हम लोग किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग के लिए, हम लोग नॉन इन्वर्टिंग समर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब VA आ गया। यहां पे हम यूज कर सकते हैं एक चीज, क्या यूज कर सकते हैं कि अगर हम मान ले कि इस डायरेक्शन से करंट आ रहा है, तो वो यहां पे आएगा और यहां पे आने के बाद इधर चला जाएगा। ठीक है, तो मैं मान लूं कि यहां पे करंट जो है वो IF है और यहां पे करंट है I। तो अगेन एट दिस पॉइंट, इसको हम लोग मान लेते हैं B, तो हम लिखेंगे कि एट नोड B हम लोग लिख सकते हैं IF इज इक्वल टू I। जो करंट आया वो चला गया उधर, दोनों बराबर करंट है बाय डिफॉल्ट। तो IF कैसे निकलेगा बताओ, V0 माइनस VA डिवाइडेड बाई RF। इसको हम लिखेंगे तो V0 माइनस VA डिवाइडेड बाई RF, दिस इज इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा, VA माइनस 0 बाई R। VA माइनस 0 हम नहीं लिखते, R लिखते हैं। तो यहां से हम एक और इक्वेशन ला सकते, ठीक है, और हम यहां से आउटपुट ऑफ वोल्टेज भी निकाल सकते। तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू V0 बाई RF, V0 बाई RF, दिस इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा 1 बाई RF 1 बाई RA, and this is nothing but VA. Now put the value of what, VA, यहां से V0 निकालो, this is equal to RF 1 by RF 1 by RA and put the value of what, VA। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोग को, विजिबल है। यहाँ पे VA की वैल्यू आप लोग पुट करके देखेंगे कितना आता है। VA आप यहां से पुट कर सकते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट,
VA you have to put this value at this position, इस पोजीशन पर आपको VA का वैल्यू पुट करना है। पुट करके आप चेक करके देख लेना, आपको रिजल्ट आ जाएगा। और R1 बराबर R2 बराबर R3 R ले लेना, तो एग्जैक्टली आपको एडर सर्किट आ जाएगा इन केस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग बट ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, ये बाकी का काम आप लोग कर लेंगे खुद से। नेक्स्ट एप्लीकेशन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए सबट्रैक्टर, इसको डिफरेंस एम्पलीफायर भी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये इनपुट का डिफरेंस हमको आउटपुट में प्रोड्यूस करता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मैंने सर्किट डायग्राम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बनाया है, जिसमें दो इनपुट दिया है V1 V2 और असिस्टेंस इसमें मैंने यहाँ पे सब सेम रखा है ताकि कैलकुलेशन हमारा आसान हो, क्योंकि फाइनली हम लोग लास्टली रेसिस्टेंस को बराबर करके देखते हैं। एक फीडबैक रेसिस्टेंस मैंने लगाया है और आउटपुट मैंने लगाया है। अब देखो ये बेसिक डिफरेंशियल एम्पलीफायर, एक जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या करता है, डिफरेंस ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करता है। आपने देखा है कि पहले भी जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है वो डिफरेंस ऑफ आउटपुट को एम्पलीफाई करके देता है। तो एज ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर को एज ए सबट्रैक्टर के रूप में हम बोल सकते हैं। ठीक है, ऑल द रेसिस्टर्स आर इक्वल इन वैल्यू, देन आउटपुट वोल्टेज कैन बी डिराइव्ड बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब ये टर्म नया आ गया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जानते होंगे, मैकेनिकल सिविल वालों को है ना, इनको बताना पड़ेगा थोड़ा कि क्या होता है। मैकेनिकल वालों को बताना पड़ेगा, आई थिंक सिविल वालों को तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सिविल को ये शायद टॉपिक पढ़ना नहीं है ना, एप्लीकेशन में एडर सबट्रैक्टर पढ़ना नहीं। लेट मी चेक द सिलेबस ऑफ सिविल। सिविल की अगर बात करें तो उनको ओपन में, जी हाँ, एप्लीकेशन नहीं पढ़ना है। वर्चुअल ग्राउंड तक आपका लास्ट था, इसलिए मैंने बोला कि सिलेबस पास में सब लोग रखेंगे। तो इससे पहले जो टॉपिक वर्चुअल ग्राउंड था वो सिविल के लिए लास्ट टॉपिक था। बाकी उसके बाद आप ऊपर से जो भी पढ़ाएं वो पढ़ेंगे आप। ये वाला आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो हो सकता है नहीं पूछा जाए, मोस्ट प्रोबेबली नहीं पूछा जाएगा, सिलेबस में मेंशन नहीं है। लेकिन ये जो है वो मैकेनिकल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसी एक सोर्स को कंसीडर करके लगाएंगे तो दूसरे सोर्स को हम इनएक्टिव कर देंगे। दूसरे सोर्स को, अगर हम वोल्टेज V1 को रख रहे हैं तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है वोल्टेज V2 को हटा दो वहां से। अगर वोल्टेज है तो शॉर्ट सर्किट कर दो और करंट है तो ओपन सर्किट कर दो। चलो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं। सबसे पहले हम आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे इस टर्मिनल के इनपुट के कारण। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज एलोन विद दिस V1। तो जब हम आउटपुट वोल्टेज V1 के लिए यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज V1 इनपुट के लिए निकालेंगे तो उस समय हमको इसको क्या मान लेना पड़ेगा, 0। और जब हम एलोन V2 के लिए आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे उस समय इसको क्या मानना होगा, 0। तो फर्स्ट केस में हम लोग एलोन क्या करते हैं, V1 के लिए आउटपुट वोल्टेज हम मानते हैं। तो हमने माना कि इसके लिए जो आउटपुट वोल्टेज हमको मिलेगा वो Vout1 मिलेगा और इसके लिए मिलेगा VO2 मिलेगा। चलो, तो हमने क्या किया कि इसके कारण हम यहाँ का वोल्टेज निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसके कारण यहाँ का वोल्टेज निकालेंगे तो इसको हम 0 कर देंगे, यही बात मैंने यहाँ पे लिखा है। देन द सर्किट बिकम, सर्किट क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो सर्किट हमारा कैसा हो जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो जाएगा तो यहाँ का वोल्टेज कितने के बराबर, 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने वोल्टेज दे रखा है। तो वोल्टेज एट दिस पॉइंट ए हम लोग निकालेंगे, जो कि होगा V1/2। कैसे होगा, तो देखो यहां हम निकाल रहे हैं। तो एट नोड ए, नोड ए पे, एट नोड ए, ठीक है, इस नोड ए के ऊपर हम वोल्टेज निकाल रहे हैं। तो यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल, यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल। आप बोलेंगे सर 0 क्यों नहीं करे, क्योंकि ये वर्चुअली 0 से कनेक्ट नहीं, यहां वोल्टेज है।
तो भले ही इसके कारण ये जीरो यहाँ हो, लेकिन ये इसको जीरो नहीं होने देगा। यहाँ पे वोल्टेज, अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो हम 0 वोल्ट लिख देते, लेकिन यहाँ वोल्टेज है। तो यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल क्या बोलता है कि जहां का वोल्टेज निकालना हो, मान लो मैंने मान लिया इसको VA, तो VA निकालने के लिए इसका सोर्स वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1। किसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, इसके अक्रॉस रेसिस्टेंस R डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेसिस्टेंस R प्लस R। दिस इज व्हाट, R प्लस R। व्हेन यू फाइंड दिस वन यू विल गेट V1 बाई 2। 2R और R से R कैंसिल हो जाएगा, V1 बाई 2। ये चीज मैंने यहां लिखा है, इनपुट वोल्टेज V1 बाई 2 एट नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। दिस इज व्हाट, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, इन्वर्टिंग। तो यहां वोल्टेज कितना हो जाएगा, यहां वोल्टेज हो जाएगा V1 बाई 2। यहां वोल्टेज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, V1 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के कारण आउटपुट वोल्टेज V01 दिस विल बी इक्वल टू, बताओ कितना हम लोग लाए थे, अगर याद होगा तो आपको RF डिवाइडेड बाई R, ठीक है ना, ये हमने ऐसा लाया था। गेन जब हम निकाले थे तो हम लाए थे 1 प्लस RF डिवाइडेड बाई R, ठीक है, इनटू व्हाट, V इन। यहां पे क्या हम लेंगे, V इन हमारा कितना, यहां पे इनपुट वोल्टेज V1 बाई 2, V1 बाई 2। तो ये हमारा क्या होगा, वोल्टेज होगा, दिस मच वोल्टेज वी हैव, V1 बाई 2 1 प्लस R अपॉन R। ठीक है, तो हम इसको भी R कर लेते हैं, इसको भी R कर लेते हैं, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगा कैलकुलेशन करना। सारे रेसिस्टेंस को हम लोग R मान लेते हैं। दिस इज व्हाट, अगेन R, एंड व्हेन वी कंसीडर दिस इज R इट विल बी इक्वल टू व्हाट, यहां देखो एलसीएम लोगे, ठीक है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, V1। आप चेक करके देख लो। तो एलोन फर्स्ट वोल्टेज के कारण आउटपुट हमको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा एज इनपुट। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग क्या निकालते हैं, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, ड्यू टू what, V2 alone, V2 alone make V1 equal to 0। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही कहता है, मेक V1 इक्वल टू 0। V1 को हम क्या कर दे, 0 कर दे। ठीक है, चलिए, तो V1 को हम 0 कर दे, तो अब जो हमको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, यहां जो आउटपुट हमको मिलेगा वो मिलेगा VO2। ठीक है, और ये VO2 कितना हमको मिलेगा, ये चीज हमको यहाँ पे अब देखना है कि VO2 हमको कितना मिलेगा आउटपुट में। तो देखो, जब तुम एनालाइज करोगे इसका, जब तुम एनालिसिस करोगे इसको लेकर के, तो तुम पाओगे क्या कि V2 जो है, यहाँ पे V0 जो है वो माइनस ऑफ V2 मिला है। कैसे, तो हम जानते हैं कि आउटपुट वोल्टेज जो होता है VO2 दिस विल बी इक्वल टू, याद करिए, V0 दिस इज इक्वल टू आया था माइनस RF अपॉन R, है ना, इनटू V इन VI, यही आया था हमारा गेन, यही ना था, RF अपॉन माइनस का R अपॉन VI। ठीक है, तो यहां से अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे, यही वाला आया था, ये हमारा गेन आया था ACL, अगर आया था माइनस RF अपॉन R। ठीक है ना, R1 था वहां पे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, V आउट अपॉन V इन, गेन है V आउट अपॉन V इन। तो यहां से रिलेशनशिप हमको मिलेगा, तो दिस V आउट टू एलोन ड्यू टू दिस विल बी इक्वल टू R डिवाइडेड बाई R, और यहां हो जाएगा व्हाट, V2, R डिवाइडेड बाई R V2। ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में, वहीं से हम लोग लिख रहे हैं। तो यहां से ये कैंसिल हो गया, V2 कितना मिल गया, माइनस ऑफ V2 मिल गया। ठीक है, सो इफ वी फाइंड द टोटल वोल्टेज V आउट, सो टोटल आउटपुट वोल्टेज कैसे निकलता है, सुपरपोजिशन
प्रिंसिपल बोलता है क्या कि टोटल आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए जो आपने पार्ट पार्ट करके वोल्टेज निकाला उसको जोड़ दीजिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर साइन, जोड़ देते हैं। तो टोटल आउटपुट वोल्टेज V out इज इक्वल टू V1 प्लस V2 एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू कितना है, कितना है V1 और माइनस व्हाट V2, दिस इज द आउटपुट वोल्टेज। अब बताओ ये क्या है, डिफरेंस है, सब्ट्रैक्टर है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है, दो इनपुट वोल्टेज को आउटपुट में लेकर के सब्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो याद रखना है आपको दो फॉर्मूला, इसके लिए आपको दो फॉर्मूला, आप कहेंगे सर कहां कहां से लिख दिए हैं, हम कहीं से नहीं लिखे हैं, आपको मैंने दो फॉर्मूला बताया था। एक मैंने इन्वर्टिंग के लिए बताया था गेन ACL दिस इज इक्वल टू माइनस RF अपॉन R1 या R, है ना, तो तुम इसको लिख सकते हो V out अपॉन V in, दिस इज इक्वल टू माइनस RF अपॉन R। ठीक है ना, और यहां से अगर हम V in को इधर ट्रांसफर करें तो V out हमारा क्या हो जाएगा, V in। ये वाला फॉर्मूला मैंने अभी यहां पे यूज किया है, यहां पे यूज किया है। ठीक है, दिस इज फॉर द केस ऑफ व्हाट इन्वर्टिंग, ये इन्वर्टिंग के केस में हमने यूज किया है, क्योंकि हम इसका यूज कर रहे हैं तो ये इन्वर्टिंग हमारा होगा, तो दिस इज फॉर इन्वर्टिंग। और नॉन इन्वर्टिंग के लिए कौन सा फॉर्मूला, चलो यहां लिखते हम। नॉन इन्वर्टिंग के लिए, नॉन इन्वर्टिंग के लिए कितना आया था गेन ACL, पीछे से चेक कर लीजिए, आया था RF अपॉन R। ठीक है ना, 1 प्लस ऐसा आया था 1 प्लस RF अपॉन R। ठीक है, R या R1 कर दो, जो भी रहे। इसमें भी हम कर सकते हैं V out अपॉन V in, तो 1 प्लस RF अपॉन R1 एंड दिस इज व्हाट V in। ये फॉर्मूला हमने यहां यूज किया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक सबट्रैक्टर के तरह भी काम कर सकता है, ये डिफरेंस भी ले सकता है दो सिग्नल का, इनपुट में जो दो सिग्नल देंगे वो आउटपुट में डिफरेंस लेके बता देगा। लिखिए, तो थर्ड एप्लीकेशन हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए डिफरेंशिएटर। डिफरेंशिएटर क्या हुआ आप जानते हैं, जो डिफरेंशिएट कर दे, इनपुट में हम सिग्नल को देंगे और वो उसको डिफरेंशिएट करके हमको आउटपुट में दे देगा। इधर साइन सिग्नल इनपुट में दिया जाएगा, वो कोसाइन सिग्नल में उसको कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि आप साइन को कोसाइन में डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, कोसाइन रहेगा तो उसको माइनस साइन में डिफरेंशिएट करेगा। तो कुछ इनपुट सिग्नल हम देंगे, उसको आउटपुट में ये डिफरेंशिएट करके दे देगा। हम अगर उसमें एक रैंप सिग्नल दें तो उसको यूनिट स्टेप सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। हम इनपुट में अगर इस टाइप का एक कोई सिग्नल इसको देंगे, इस टाइप का एक रैंप सिग्नल इसको बोला जाता है, दिस सिग्नल इज नोन एज रैंप सिग्नल, तो ये आउटपुट में हमको इसको डिफरेंशिएट करके ऐसा सिग्नल दे देगा, यूनिट स्टेप सिग्नल दे देगा। इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। तो ये डिफरेंशिएटर कैसे बना, तो हम देख क्या रहे हैं, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। हमारा ये कैसा एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे मैंने एक कैपेसिटर लगाया है, इनपुट देने के बाद इनपुट जो दिया है VI, वहां पे मैंने कैपेसिटर लगाया है, एक फीडबैक रसिस्टर लगाया, यहाँ पे रसिस्टर सेम एज क्या होगा, RF होगा। अब तुम कह सकते हो कि ये जो टर्मिनल है ये हमारा ग्राउंड से कनेक्टेड, तो यहाँ का पोटेंशियल 0 होगा और ये वर्चुअली ग्राउंडेड है। तो हम यहाँ अगर इसका एनालिसिस करें तो नोड A जो होगा, नोड A इज वर्चुअली ग्राउंडेड, ठीक है। सो वी कैन से दैट वोल्टेज अक्रॉस नोड A दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। वर्चुअल ग्राउंड है तो यहाँ का वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, मैंने करंट का डायरेक्शन इधर से माना है और ये करंट का डायरेक्शन इधर से माना है। आप डायरेक्शन किधर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, यू कैन टेक एनी डायरेक्शन। सो लेट अस टेक,
हम मान लेते इधर से गया करंट और वो इधर चला गया, आप इधर भी लोगे तो सेम रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस नोड के ऊपर आने वाले करंट और जाने वाले करंट का सम बराबर होगा। तो एट नोड ए बाई किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है, तो आने वाला करंट क्या है मेरा आईसी, आने वाला करंट मेरा है आईसी और जाने वाला करंट मैंने लिया आईएफ, ये दोनों बराबर होगा। अब करंट कैसे निकाला जाता है, वोल्टेज का डिफरेंस, यहां का वोल्टेज वी आई है और यहां का हमारा क्या है 0। तो अब कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज आपको निकालना होगा। तो कैपेसिटर के क्रॉस करंट जो फ्लो होता है, तो आपको पता होगा कि किसी भी कैपेसिटर के क्रॉस जो करंट होता है दैट इज नथिंग बट सी डी वी बाई डी टी। तो करंट अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू सी एंड कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज आप कितना अप्लाई कर रहे हैं वी आई इंटू डी टी। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग अक्रॉस कैपेसिटर, ये कैपेसिटर के क्रॉस करंट फ्लो होगा। वी आई माइनस जीरो, वोल्टेज कितना वी आई माइनस जीरो मीन्स व्हाट वी आई माइनस जीरो दैट इज नथिंग बट वी आई। यहाँ पे हम लोग एक्चुअली क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग वी आई माइनस जीरो, डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज। लेकिन माइनस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो जीरो है, तो हमने क्या लिख दिया, ये वी आई लिख दिया। दिस इज इक्वल टू, अब बताओ आई एफ कितना होगा, आई एफ कहां से आ रहा है, जीरो से आ रहा है ना, यहाँ का वोल्टेज जीरो है, कहां को जा रहा है वी आउट को जा रहा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे जीरो माइनस वी आउट एंड डिवाइडेड बाई व्हाट आर एफ। तो यहां से अगर हम आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे वी आउट, दिस इज इक्वल टू माइनस आर एफ सी, है ना, आर एफ सी डी वी आई अपॉन व्हाट डी टी। आप देखो ना डिफरेंशिएशन हो रहा है कि नहीं आउटपुट में। आर एफ सी इज एक्चुअली द टाइम कांस्टेंट ऑफ द कैपेसिटर, ये हमारा क्या है कैपेसिटर का क्या है टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। और निगेटिव साइन ये बता रहा है कि ये हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है इसलिए हमको निगेटिव मिला। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें, अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो हमारा डिफरेंशिएशन हो रहा है। इफ आई वांट टू टेक द मैग्नीट्यूड देन मैग्नीट्यूड विल बी व्हाट आर एफ इंटू सी, ये टाइम कांस्टेंट हुआ दोनों मिलके, और ये क्या हुआ डी वी आई बाई डी टी, ठीक है। मैकेनिकल वाले स्टूडेंट जान रहे होंगे आरसी इज अ टाइम कांस्टेंट, हमने आरसी टाइमिंग सर्किट ऑलरेडी यूनिट नंबर 3 पढ़ लिया है, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन यूज ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए डिफरेंशिएटर। इनपुट में हम देंगे उसको, वो डिफरेंशिएट करके आउटपुट में क्या करेगा प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। तो हमारा जो माइनस साइन है 180 डिग्री फेज शिफ्टेड ऑफ द आउटपुट वेवफॉर्म वी नॉट विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट। तो ये जो निगेटिव साइन है माइनस साइन, आप ऐसा लिखो निगेटिव साइन indicate 180 degree phase shift of output with respect to input, ठीक है। तो इतना चीज आपको यहां लिखना है। नेक्स्ट हम इंटीग्रेटर बनाएंगे। इंटीग्रेटर इसी तरह बनेगा, सिर्फ पोजीशन ऑफ कैपेसिटर एंड रेसिस्टर को हम लोग क्या करेंगे चेंज कर देंगे। कैपेसिटर अब यहाँ पे यूज होगा और रेसिस्टर को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और आर के रूप में यूज करेंगे। इसका नाम फीडबैक कैपेसिटेंस हमारा होगा, ठीक है। तो हम लोग उससे इंटीग्रेटर सर्किट भी क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। आप एक बार बनाने की कोशिश कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, इस रेसिस्टर को यहां लगा दीजिएगा और लिखिएगा आर, ठीक है ना, एफ नहीं लिखना है, सिर्फ आर लिखना है। और इस कैपेसिटर को आप यहां लगा देंगे, इंटरचेंज कर देंगे पोजीशन को, कैपेसिटर को सी एफ लिखिएगा क्योंकि फीडबैक में कनेक्टेड है। और ये कैलकुलेशन करके आप देखिएगा आपको एक इंटीग्रेटर के तरह वो क्या होगा वर्क करेगा, ठीक है। चलिए, तो अब जो है सिविल वालों के लिए अगर हम बात करें, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए तो खत्म हो गया उनका पूरा ऑल मॉड्यूल 5 कंप्लीट हो गया। कुछ चीजें रह गई हैं, जैसे एच पैरामीटर रह गया है। एच पैरामीटर हम बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स 3rd सेमेस्टर। और सबसे मेन चीज रह गया न्यूमेरिकल।
तो अब मेरा पूरा थ्योरी खत्म हो गया। नाउ वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल यूनिट बाय यूनिट हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कराएंगे। हमने इसलिए ऐसा किया है ताकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कराएं तो हमारा यूनिट का रिवीजन भी हो जाए, वहां पे साथ साथ अगर बताते तो वो पूरा डिले भी हो जाता। तो अब हम लोग जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर लाइव क्लासेस आप लोग अटेंड किए होंगे लास्ट, तो उसमें मैंने क्लिपर का क्वेश्चन बताया है। तो उसी तरीके से हम लोग लाइव क्लास में भी देखेंगे और यहाँ पर भी देखेंगे कि जो लोग लाइव में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट तो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं लाइव में, क्योंकि वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं लाइव क्लास में। बिल्कुल देखते हैं वहाँ स्टूडेंट की संख्या धीरे धीरे 45 मिनट्स के बाद 0 हो जाती है। ठीक है, तो आप ही के लिए वो लाइव क्लास दिया जा रहा है ना, हम अपने लिए तो नहीं दे रहे हैं। तो आप ही के लिए दिया जा रहा है, आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या पता है क्या बोला जाए। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे लाइव क्लास में तो जो होता है सो होगा ही, अलग से सेपरेट यूनिट वाइज न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आप लोग को देंगे। ठीक है, चलिए लिखिए।